एक ही पोस्ट थी उनके पास, जिन्होंने कायदे आजम के नाम पर रखी थी। इसमें सारा ग्लेशियर नजर आता था। हमने बोला हम सीधा चलेंगे सोनम से। 8 बजे हमने उस पोस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। सुबह 4 बजे तक 150 मीटर चढ़े। बिल्कुल स्ट्रेट आइसफॉल हो गया। वो ऊपर बैठे हुए हैं, आप स्टेप अप करते हैं, ऊपर से मार देते हैं। उनको मालूम है कि लड़ाई हो रही है, उसके बावजूद भी दुश्मन के दांत खट्टे करना, उनको मारना, 20,000 फुट के ऊपर जाके लड़ना, ये कोई नॉर्मल काम है। पाकिस्तानी को ये था कि यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता, और बिल्कुल ही ये है भी सच। मिट्टी के कण कण के लिए लहू का कतरा कतरा कुर्बान। जहां पर मैं इस समय खड़ी हूं, मेरे पांव के नीचे ग्लेशियर है। ये सैनिक चल निकले हैं अपने जीवन के एक बेहद चुनौतीपूर्ण पड़ाव की ओर। दुनिया में कोई सेना नहीं है जो ऐसी दुर्गम जगह पर बैठी है। सरहद की सुरक्षा के लिए सैनिक का सर्वस्व बलिदान। हमारी आस्था हमारे इन सैनिकों में और इन सैनिकों की आस्था ओपी बाबा में। जब भी कोई भी बटालियन आती है, ग्लेशियर के लिए मूव करती है, तो यहाँ पर आकर के हम लोग उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं और उनको पूरा रिपोर्ट देते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पवित्र रेखा है हमारे सैनिकों के लिए, और इन्हीं बॉर्डर्स तक हम आपको लेकर चल रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे ऊंची रण क्षेत्र में से एक है। पोस्टों के जो ऊंचाई है वो 16,000 फीट से लेकर 21,000 फीट की ऊंचाइयों तक है। आप देखिए इस दीवार को, आप इसे मिट्टी समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप नजदीक से अगर देखें तो आपको ये चमकता हुआ बर्फ दिखेगा इसमें। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है और ठंड बहुत ज्यादा है। हमारी भारतीय सेना यहाँ पर सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात। जी जी, ये हर देश प्रेमी का तीर्थ क्षेत्र है। इसी सियाचिन ग्लेशियर पर सैनिकों की तैनाती अलग अलग पोस्ट पर एक बहुत लंबे दायरे में रहती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र। सियाचिन यानी वो जगह जहां पर अधिकतम तापमान भी माइनस में रहता है, न्यूनतम की तो बात ही क्या की जाए। सियाचिन वो जगह है जहां पर मौजूद भारतीय सैनिक समूची दुनिया को यह संदेश देते हैं, ये बताते हैं कि भारत की ताकत क्या है, भारत की हिम्मत क्या है, भारत की शक्ति क्या है। और देश के सबसे उत्तरी सीमा पर, क्योंकि यहीं आगे इंदिरा कोल वो पॉइंट आता है जो भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है और उसी से लगता है सियाचिन। तो आज वंदे मातरम में जिस बॉर्डर की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है सियाचिन। सियाचिन देश की सीमाओं का सबसे उत्तरी छोर। जहां तैनात रहना भी युद्ध लड़ने के बराबर है। दुनिया में इतनी कठिन जगह पर किसी देश की सेना तैनात नहीं है। इससे ऊंची रणभूमि समूचे विश्व में कोई नहीं है। आज हम आपको एक अविस्मरणीय सफर पर लिए चलते हैं, जहां परेशानियां हैं तो उनको दूर करता पराक्रम भी है, जहां असंभव है तो उसे संभव करता जज्बा भी है, जहां अटूट भक्ति भी है, दृढ़ शक्ति भी है।
ग्लेशियर पर तैनाती से पहले सैनिकों को एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, यानी उनके शरीर को जलवायु के अनुसार ढलना होता है। इसके लिए अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले कम ऑल्टीट्यूड वाली जगह, फिर उससे अधिक और फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली जगह। हर जगह सैनिक 3 से 4 दिन बिताते हैं ताकि उनका शरीर ऑक्सीजन के कम लेवल के लिए एडजस्ट हो जाए। ग्लेशियर जाने से ठीक पहले का पड़ाव है सियाचिन बेस कैंप, और हम उसी बेस कैंप से अपनी आज की बॉर्डर यात्रा शुरू कर रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और सियाचिन बेस कैंप पर दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जितने भी सैनिक यहाँ पर आते हैं ग्लेशियर में इंडक्शन के लिए, ग्लेशियर पर तैनाती के लिए, वो सब यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। दिन की शुरुआत यहाँ पर देखिए, सूरज भी चढ़ आता है सुबह सुबह और हमारे सैनिक भी निकल पड़ते हैं अपने काम पर। सबसे पहले इनकी वो ट्रेनिंग होगी जो इन्हें तैयार करेगी ग्लेशियर पर तैनाती के लिए। तो बड़ी संख्या में जितने हमारे योद्धा यहाँ ग्लेशियर पर रहते हैं वो सब यहाँ पहुंचते हैं। पहले सुबह एक रिपोर्टिंग की कार्रवाई होती है, जिसके बाद आगे रॉक क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट की ट्रेनिंग शुरू। रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट और स्नो क्राफ्ट और अवलांच रेस्क्यू जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अच्छे कपड़े और माउंटेन इक्विपमेंट से हर सैनिक सुसज्जित होता है। उसी के बाद फाइनली ट्रूप्स को पोस्ट के ऊपर इंडक्ट किया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत 13 अप्रैल 1984 को हुई। उसके आने वाले सालों में जवानों को ग्लेशियर में तैनाती से पहले स्पेशल ट्रेनिंग देने का जरूरत महसूस किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर अवलांच रेस्क्यू ड्रिल, करवैस रेस्क्यू ड्रिल, आइस क्राफ्ट तथा रॉक क्राफ्ट में ट्रेनिंग देना मकसद था। लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई है इस सियाचिन बेस कैंप की, और यहाँ पर इन परिस्थितियों में भी 5 किलोमीटर के रन के साथ ट्रेनिंग का प्रारंभ होता है। अपने पूरे बैटल लोड के साथ ये सैनिक 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग उस रॉक क्राफ्ट में और आइस क्राफ्ट में शुरुआत होगी, जिसकी आवश्यकता इन्हें ग्लेशियर पर एक बार ये तैनात हो जाते हैं, वहां इंडक्ट हो जाते हैं, उसके बाद होगी। आइस क्राफ्ट में हम 2 पॉइंट का टेक्निक और साथ ही 4 पॉइंट का टेक्निक और उसके बाद कैबस रेस्क्यू ड्रिल और एवलांच से किस तरीके से बचना है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अपने 5 किलोमीटर की दौड़ के बाद ये जो सैनिक हैं वो यहाँ अपनी ट्रेनिंग के लिए अब आ गए हैं। सुबह सुबह ही देखिए यहाँ पर गर्मी के समय में, गर्मी के मौसम में जो धूप है वो बहुत तेज निकल जाती है, और ये बहुत ही मुश्किल सा मौसम होता है जहाँ पर आपको ग्लेशियर से आती हुई ठंडी हवाएं भी रहती हैं, लेकिन चूंकि आप इतनी ऊंचाई पर हैं तो वो तेज धूप भी है। ये अब ग्लेशियर के उस हिस्से की तरफ निकलेंगे जहां पर इनकी ट्रेनिंग आज होने वाली है। जितने हफ्ते इनके बीते हैं अब तक यहाँ पर इस ट्रेनिंग में, उसके अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग टुकड़ियों में इन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर चलती है। प्रारंभिक तौर पर जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास स्कूल में आते हैं तो उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जाता है। उसके बाद उनको रेस्क्यू ड्रिल्स के बारे में, आइस क्राफ्ट, रॉक क्राफ्ट तकनीक के बारे में बारीकी से सिखलाई प्रदान की जाती है। अंत में उनको ग्लेशियर की सतह पर अपने इक्विपमेंट्स के साथ कैसे हरकत करनी है उसके बारे में अनुभव प्रदान किया जाता है। जहाँ पर मैं इस समय खड़ी हूँ, मेरे पाँव के नीचे ग्लेशियर है। आपको यहाँ रेत और मिट्टी और साथ में पत्थर नजर आ रहे होंगे, लेकिन दरअसल अगर आप आसपास भी नजर दौड़ाएं तो ये एक पूरा पहाड़ों वाला इलाका है, और 2 पहाड़ी रेंजेस के बीच में से होता हुआ ये ग्लेशियर जब गुजरता है तो उसके ठीक ऊपर आपको एक ऐसी परत जरूर नजर आएगी। 3 हफ्ते की ट्रेनिंग और उसके बाद 3 से 4 महीने की डिप्लॉयमेंट सियाचिन के ग्लेशियर पर, अलग अलग पोस्ट जहां पर ये इसी तरीके से ट्रैक करते हुए आगे अपने अपने पोस्ट की ओर जाते हैं, जब इनका ये ट्रेनिंग का जो समय काल है वो पूर्ण हो जाता है। हार्डवर्क पोस्ट पर जो है ग्लेशियर में, वहाँ पे कई प्रकार के इन्वायरमेंट और ट्रेन संबंधी समस्याएं आती हैं, जैसे हेल्थ और टेरेन और क्लाइमेट। हेल्थ में क्या है, जो अपना ग्लेशियर में होता है, वहाँ पे जो -60 डिग्री और अधिक ऊंचाई होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर ठंड में -60 तक जाता है। -60 डिग्री तक पोस्ट पर पहुँच जाता है टेम्परेचर। उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे हमें वहाँ पर सांस लेने में और मोबिलिटी करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, टेरेन।
पोस्टों की जो ऊंचाई है वो 16,000 फीट से लेकर 21,000 फीट की ऊंचाइयों तक है, जिसकी जो है वहाँ पे पहुँचने के लिए कम से कम 4 से 18 दिन तक का टाइम लगता है। दूसरा, उसी के साथ साथ हमको कारावास और एवलांच से बहुत ज़्यादा खतरा महसूस रहता है। सियाचिन में जब जवान ग्लेशियर पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो क्रिवास यानी बर्फ की दरारें 100-100 फीट तक गहरी होती हैं। 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़नी होती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कई दफा केवल 20% होती है और उस पर वो वजन जो लेकर सैनिक जाते हैं। दुनिया में कोई सेना नहीं है जो ऐसी दुर्गम जगह पर बैठी है। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती भारतीय सेना को अगर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी ना होता। जब 1947 में बंटवारे के साथ वो सीमा निर्धारित की गई तो ये तय किया गया कि जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे ग्लेशियर हो गया, उससे उत्तर की ओर जाती सीधी रेखा को ही आपका बॉर्डर माना जाएगा, आपकी सरहद के तौर पर उसे देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अलग अलग सीमाओं पर पाकिस्तान को लेकर एक राय नहीं बन पाई। 1971 के बाद से जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL के तौर पर इस हिस्से में भी सीमा को माना गया। अब सीधे तौर से अगर देखें तो सियाचिन ग्लेशियर है तो वहां से उत्तर की ओर अगर एक रेखा, एक आप काल्पनिक रेखा माने, इमेजिनरी लाइन माने, तो वो भारत का हिस्सा हो जाता है। पर ऐसा हो नहीं रहा था और इसका पता किसने लगाया? भारत के ही एक वीर योद्धा ने, कर्नल नरेंद्र कुमार, जो कि बहुत सक्षम थे इस तरह की परिस्थितियों में, ट्रैकिंग किया करते थे बहुत ही दुर्गम इलाकों में। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमने उनका इंटरव्यू किया था। चूंकि सियाचिन के वो हीरो रहे हैं, आज भी एक पोस्ट है जो कुमार पोस्ट के नाम से जानी जाती है। उन्हें कर्नल बुल कुमार भी कहा जाता था उनकी शक्ति की वजह से। उन्होंने ही इस इलाके में ये पता लगाया था कि आखिर पाकिस्तान की कैसी साजिश चल रही है। ऐसा है कि नरेंद्र कुमार ने एक सिग्नल इंटरसेप्ट किया था रेडियो पर और उसमें था कि वो टास्क फोर्स थी जो वहाँ पे, उनको बताया गया था कि ग्लेशियर में जाना है। तो एक तो सिग्नल था, दूसरा ये, अब असल में जब मेरी 81 की एक्सपीडिशन हुई, क्योंकि कोई पब्लिसिटी नहीं हुई थी, पाकिस्तान को पता नहीं लगा हमने क्या किया। फिर मैंने परमिशन ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि मैं ये आर्टिकल पब्लिश करूँ। फिर लगा पाकिस्तान को कि ये तो इंदिरा काल भी हुए हैं, सल्तोरो भी चढ़ लिया, इंदिरा का वो भी सिया कांगड़ी भी चढ़ लिया। तो फिर उन्होंने खत लिखा कि आपके जो पेट्रोल हैं ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, प्लीज़ उनको बोलो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे। और ये बॉर्डर वही कर रहे थे जो अमेरिकन मैप में थे। तो उसका जवाब दिया गवर्नमेंट ने कि ये नहीं, हम तो अपनी टेरिटरी में हैं और हम पेट्रोलिंग जहाँ भी चाहेगा हम कर सकते हैं। तो एक दो जो पेट्रोल गए थे उनको थ्रेटन में गया पाकिस्तान ने, हेलीकॉप्टर ऊपर आके आए और गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आर्मी ने कि आप वापस आ जाओ। इस तरह फिर सब चीज़ें मिला के पता हुआ कि वो सियाचिन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सरहद गुजरात, पंजाब और जम्मू से गुजरती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ये बंटवारे के बाद खींची रेखा है जो दोनों देशों को मान्य है। जम्मू के अखनूर से शुरू होती है नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ कांटेदार तार लगे हैं। सियाचिन में LOC भी खत्म हो जाती है। बर्फ और ग्लेशियर के इस जटिल इलाके में सरहद को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL कहते हैं। 1949 के कराची समझौते में तय हुआ कि साल्टोरो रिज के आगे LOC को ग्लेशियर की तरफ उत्तर की ओर जाती हुई एक रेखा माना जाएगा। 1972 शिमला समझौते में इस पर मुहर भी लगी, पर धोखे से जमीन पर कब्जा करने की फितरत में पाकिस्तान ने उत्तर की ओर जाती रेखा की अपने हिसाब से व्याख्या की
और कहा कि यहां से पूर्व की ओर जाती रेखा को सरहद माना जाएगा। 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन की चोटियों पर अवैध कब्जा जमाने की साजिश रची थी, जिसे तब लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून के नेतृत्व में कैप्टन नरेंद्र कुमार उर्फ बुल कुमार और कैप्टन संजय कुलकर्णी ने बेमिसाल बहादुरी का परिचय देते हुए नाकाम कर दिया था। मैंने किया क्योंकि 13 नंबर बटालियन डोगराल मैंने कमांड की। 13 मेरा लकी नंबर है और 13 बैसाखी थी। मौसम जो है इस वक्त बहुत खराब होता है। धुंध जैसे बोलते हैं, विजिबिलिटी एब्सोल्युटली जीरो, टेम्परेचर -50, विंड वेलोसिटी तकरीबन 200 प्रति घंटा की स्पीड से विंड वेलोसिटी। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि अगर हम 13 अप्रैल को कब्जा कर लें, क्योंकि बैसाखी का दिन है, अच्छा दिन होता है, अच्छा दिन माना जाता है, और ये कहना कि 13th जो है अनलकी डे है, वो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा दिन माना जाता है बैसाखी का। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि 13 अप्रैल को जाकर के हम लोग सियाचिन को कब्जा करेंगे। पर एक बार मार खाकर जो बाज आ जाए फिर वो पाकिस्तान ही क्या। 1987 में मौका पाते ही पाकिस्तान ने फिर साजिश रची और इस बार उसके अहंकार को चकनाचूर किया बाना सिंह नाम के चट्टान। ये वर्डिंग था उनका, मांडा साहब का, कहते बाना साहब, जो इस पोस्ट का नाम कायदे-ए-आज़म है, अभी इस पोस्ट का नाम आपके नाम से जाना जाए। जी, हमने अपनी ड्यूटी को सरे अंजाम दिया है। हमने कोई बहादुरी, जहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो कोई नहीं करती है, उसमें उच्च अधिकारियों ने क्या सोचा है वो उन पर निर्भर है। बाना सिंह और उनकी टीम ने सियाचिन के सबसे ऊंचे पोस्ट से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाया था। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिस कायदे-ए-आज़म पोस्ट पर उन्होंने तिरंगा फहराया था, उसे आज बाना पोस्ट के नाम से जाना जाता है। सियाचिन में पाकिस्तान बार बार कोशिशें करता रहा, लेकिन 2003 में आखिरकार उसे युद्ध विराम के लिए तैयार होना पड़ा। आज भी यहाँ युद्ध विराम है, पर पाकिस्तान की मौका परस्ती और सियाचिन के सामरिक महत्व को देखते हुए यहाँ तैनाती आवश्यक है। इसीलिए सियाचिन के इस बेस कैंप पर लगातार कोई न कोई योद्धा राष्ट्र रक्षा में दधीची बनकर तैयार होता रहता है, आगे ग्लेशियर के लिए निकल रहा होता है। अलग अलग हिस्सों में जो ट्रेनिंग चल रही है वो अलग अलग सैनिकों की है, यानी कि कौन 3 हफ्ते की ट्रेनिंग अपनी लगभग पूरी कर रहा है, किसका टेस्ट चल रहा है, तो कौन पहले दिन यहाँ पर पहुंचा है। तो ये जो टीम है मेरे पीछे, इनकी पहले दिन की ट्रेनिंग चल रही है, पहले हफ्ते की इनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद दूसरे हफ्ते के साथ आप दूसरा एक तरह से ओहदा हासिल करते हैं और तीसरे हफ्ते के साथ आप फिर ग्लेशियर में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी परीक्षा होती है। लेकिन पहला दिन जो होता है वो बहुत कठिन भी होता है और बहुत खास भी होता है। क्लाइंबर आइस वॉल के सामने लाइन बॉल, क्लाइंबर चेक फिलर, मारते रहो फिलर। सैनिकों को न केवल परिस्थितियों के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाता है, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, आइस क्राफ्ट और रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ग्लेशियर के बारे में भी जरूरी जानकारी उन्हें मुहैया कराई जाती है। जब ग्लेशियर बहुत पुराना होता है, यानी बर्फ बहुत समय से पड़ी हुई है वहां पर, तो उसका रंग कुछ इस तरह का हो जाता है, काला। देख के आपको सुंदर सफेद नीला ऐसा ग्लेशियर लगता होगा, लेकिन वो जो ऊपरी हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, यहां से देखिए, ये नीचे का थोड़ा सा हिस्सा है, इसीलिए आपको इतना काला, ये पुरानी बर्फ है नीचे नीचे भी। लेकिन यहां पर ये हिस्सा अगर आप देख लीजिए, ये आपको सफेद दिखेगा।
यानी ये उतनी पुरानी बर्फ नहीं है, उतने पहले से नहीं जमी हुई है यहाँ पर, जितनी पुराना हिस्सा ये है ग्लेशियर का। तो यहाँ पर जब सैनिकों को ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, तो बहुत सारी जानकारियां उनको यहाँ पर अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में भी, इस ग्लेशियर के बारे में भी दी जाती है, ताकि वो ज्ञान और हथियार, उपकरण और स्किल दोनों तरह की चीजों से पूरी तरीके से सशक्त रहें। सियाचिन बैटल स्कूल में जब सैनिक यहाँ पर ट्रेनिंग अपनी लेते हैं, उसके बाद आखिर में ये 60 फीट वॉल, आइस वॉल के पास आकर उनकी परीक्षा होती है। अब 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इस आइस वॉल को 2 मिनट का टाइम अगर वो लगाते हैं स्केल करने में, तो उसे एक्सीलेंट टाइम कहा जाता है। अगर 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है तो आप जाइए वापस ट्रेनिंग के लिए। हालांकि भारतीय सेना है तो सारे जो सैनिक होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन हम यहां पर यह समझने आए हैं कि 2 मिनट का टाइम तो एक्सीलेंट टाइम, पर वो जो इंस्ट्रक्टर्स उन सैनिकों को बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से इस आइस वॉल को स्केल करना है, उन्हें कितना समय लगता है, वो हम जानते हैं। और मैं अपना स्टॉप वॉच यहां पर इसी के लिए ऑन कर रही हूं। अब 12, 13, 14, 15 सेकंड्स, 15 सेकंड, और वो वहां पहुंच गए। देखिए पहुंच चुके हैं वहां पर ऊपर 15 सेकंड के भीतर। जहां पर 2 मिनट को एक्सीलेंट टाइम कहा जा रहा है, वहां पर 15 सेकंड में भारत का ये महायोद्धा, सियाचिन के ये महायोद्धा, देखिए आसमान की ऊंचाइयों तक। अगर पाकिस्तान जैसा कुटिल पड़ोसी न होता तो सियाचिन की दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों पर तैनाती की जरूरत न होती। आंकड़ों के अनुसार सियाचिन में हिमस्खलन और ठंड से हर महीने औसतन 1 सैनिक वीरगति को प्राप्त होता है। करगिल युद्ध में जितने सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, उससे दोगुने सियाचिन की चोटियों पर सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। लेकिन सियाचिन में सुविधाएं बेहतर हो रही हैं और सैनिकों की जरूरत के अनुसार सुविधाएं देने की कोशिशें भी कायम हैं। एक मॉडल कैंप मतलब क्या, और क्या है इसका मकसद? मॉडल कैंप बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर में जिस टाइप का हमारा पोस्ट होता है उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे एक आइडियल मॉडल लोकेशन तैयार किया है। इसका मकसद यह है कि सारे ट्रेनीज जो हैं उन्हें ट्रेनिंग के समय, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के समय, हम उन्हें जो है पोस्ट की बनावट और साथ ही साथ यहाँ पर रहन सहन के तरीके के बारे में सिखला सकें, ताकि वो अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो। यहाँ पर क्या चीजें सिखाई जाती हैं, क्या है सिखलाई? यहाँ पर हम पोस्ट पर होने वाले अलग अलग कार्रवाई के बारे में इन्हें नॉलेज देते हैं। जैसे कि जनरली जब ग्लेशियर में पोस्ट पर रहेंगे तो उस टाइम का रूटीन, साथ ही अगर ग्लेशियर में अगर पोस्ट को साइट या रीसाइट करने की जरूरत पड़े तो उसके बारे में सिखलाई दी जाती है। साथ ही अगर टेंट्स हैं उनके आपसी फासले, साथ में सुरक्षा संबंधी नियम, ताकि हमारी सेफ्टी ग्लेशियर में तैनात हुए भी बनी रहे। और साथ ही सभी ट्रेनीज को टेंट में रहने का एक अनुभव देने के लिए प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान सभी ट्रेनीज एक बार जो है अपनी ट्रेनिंग के दौरान इसी मॉडल कैंप में एक रात गुजारते हैं। जादूगी साहब, श्रीमान 2 जैसियो 18 अंतर्राष्ट्रीय पार्टी मार्च के लिए तैयार है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए बाकी चीजें तो एक तरफ है, उनकी व्यवस्था कर ली जाती है, लेकिन जहां पर सांस लेने को हवा भी कम हो, वहां पर किस तरीके से अपनी इस मुश्किल ड्यूटी को अंजाम देते हैं आप लोग सब? सबसे पहले ग्लेशियर में आने वाला सभी जवानों का सिलेक्शन अपना फिजिकल फिटनेस के हिसाब से होता है। जो सेलेक्ट हुआ जवानों का मेडिकल हर स्टेज में पोस्ट स्ट्रिक्टली किया जाता है। जैसा मेडिकल खत्म हो जाने के बाद यहाँ का प्री इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में स्नोक्राफ्ट, आइसक्राफ्ट और ग्लेशियर मोबिलिटी के बारे में सिखलाई दिया जाता है। कैराबिनर निकालो, कैराबिनर। गुड गुड गुड। यहाँ रॉक क्राफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है। आइस क्राफ्ट की ट्रेनिंग तो चूंकि सियाचिन एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर में डिप्लॉयमेंट है, तो उसका मकसद
एक तरफ है, लेकिन आखिर इन चट्टानों से लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग क्यों, ये रॉक क्राफ्ट की ट्रेनिंग क्यों इन पहाड़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है और क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पर, हम आपको सरहद में के इस हिस्से से जो परिचय करा रहे हैं वो दिखाते दिखाते जरा यहाँ पर ये भी जान लेते हैं। जैसे कि ये क्या करना, कोनिक सीधा करना, खींचना, जो आपका दर्द हो रखा है वो खुल जाएगा, ठीक है। सियाचिन में इतनी मुश्किल हालात हैं, तो जवानों की कुछ चुनते कैसे हैं कि कौन वहां पर जाएगा कैसे, क्योंकि ट्रेनिंग तो है लेकिन ट्रेनिंग भी तो उसी को मिल सकती है जो बहुत सशक्त। एक सैनिक का चुनाव उसकी शारीरिक फिटनेस पे आधारित होता है, साथ ही एक्लेमेटेशन के दौरान हर स्टेज पे एक इंडिविजुअल सैनिक की बारीकी से मेडिकल जांच होती है। उसके बाद सियाचिन बैटल स्कूल में प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट और स्नो क्राफ्ट और अवलांच रेस्क्यू जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अच्छे कपड़े और माउंटेन इक्विपमेंट से हर सैनिक सुसज्जित होता है। उसी के बाद फाइनली ट्रूप्स को पोस्ट के ऊपर इंडक्ट किया जाता है। ये पूरा इलाका बहुत विस्तृत है। जितना ग्लेशियर के नजदीक हम रहे वहां पर ठंड बहुत ज्यादा भीषण, लेकिन जैसे जैसे हम उससे थोड़ा दूर आते हैं ग्लेशियर से, हालांकि सरहद से के साथ साथ चलते हुए, तो यहाँ पर चूंकि धूप बहुत ज्यादा है तो गर्मी का भी एहसास उतना ही होगा। और ये केवल मौसम की बात नहीं है, बल्कि आप देखिए कि पूरे हिस्से में आपको पहाड़ भी उतने ही दिखेंगे। तो ग्लेशियर को अगर आपको नेगोशिएट करने आना है, उसकी ट्रेनिंग होनी है, तो पहाड़ों के साथ भी आपका परिचय अच्छे से हो जाना है। अब देखिए ये पहाड़ किस तरीके के हैं। इन पहाड़ों में कोई भी नेचुरल चीज ऐसी नहीं है जिसे पकड़कर जिसके सहारे ये चढ़ सके, इसीलिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लैडर का इस्तेमाल दिखाया गया है। आप ऊपर के हिस्से में देखिए, यहाँ भी देखिए, तो रोप्स को कैसे टाई करना है वो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। ये किस तरह से वो रैपलिंग करेंगे, किस तरीके से वो क्लाइंब करेंगे। और इसी के बीच देखिए जिस पर सियाचिन का नाम है, वो सिया फूल के पेड़ भी आपको बीच बीच में वो पौधे दिख जाएंगे। सिया यहाँ का जंगली गुलाब एक तरह से आप समझ लीजिए, उसी पर सियाचिन का नाम है। लेकिन उस सुंदरता को, अपनी मिट्टी के गौरव को, अपने देश के मस्तक को ऊंचा रखने के लिए कठिन परिश्रम, कठिन ट्रेनिंग ये सारे हमारे योद्धा दिन रात करते हैं, इन मुश्किल परिस्थितियों में भी। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सैनिक ग्लेशियर में इंडक्ट होने से पहले पहुंचते हैं ओपी बाबा मंदिर। यह आस्था की एक अद्भुत कहानी है। हमारी आस्था सियाचिन के हमारे इन सैनिकों में और सियाचिन के इन सैनिकों की आस्था ओपी बाबा में। ये भारतीय सेना का सर्वधर्म स्थल है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी संप्रदाय धर्म से आते हैं हमारे सैनिक, उन सब की आस्था का ये केंद्र होता है। अब ओपी बाबा जो हैं वो एक भारतीय सैनिक हैं जो कभी सियाचिन की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते रहे। उनके जाने के बाद भी ये मान्यता है कि वो यहाँ इन सैनिकों की रक्षा करते हैं। मंदिर है, ओम प्रकाश बाबा उस समय सूबेदार थे जी। तो हम लोग प्यार से उनको ओपी बाबा बोलते हैं। तो नॉर्थ ग्लेशियर में मलोन पोस्ट पर वो पेट्रोलिंग के लिए गए थे और वहाँ जाकर के उन्होंने दुश्मन के हमले को नाकाम किया। उसके बाद क्या हुआ वो एक रहस्य है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। तो तब से हम सभी लोग उनको प्यार से ओपी बाबा बोलते हैं। सियाचिन में जो ठंड रहती है और जिस तरह की तैनाती हमारे सैनिकों की रहती है, वो अपने इंडक्शन के लिए जा रहे हैं, अपने यूनिफॉर्म में रहेंगे। अब देखिए मंदिर के अंदर हमारे सैनिक जो हैं वो जूते पहनकर जा सकते हैं। हम यहाँ पर अपने जूतों को खोलेंगे। यहाँ जूते पहनने की अनुमति क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये एक सैन्य कार्रवाई है जी। रिपोर्टिंग करना है, सलूट करेंगे तो जूते बहुत जरूरी हैं, बेल्ट जरूरी है, कैप जरूरी है। तो बाबा को सलूट करना है तो बिना जूते करके नहीं करेंगे। यहाँ पर ये आस्था है कि सब वो आज भी हैं और रक्षा करते हैं सबकी। जी बिल्कुल। हर महीने की 25 तारीख को बाबा यहाँ पर आते हैं पोस्ट से। तब तक सभी लोग बहुत सावधान रहते हैं।
और अगले महीने 2 तारीख को बाबा यहाँ से पोस्ट पर जाते हैं। तो ये यहाँ की मान्यता है। तो 25 तारीख को हम लोग बाबा का वेलकम करते हैं और जैसे ही 2 तारीख को बाबा जाते हैं तो उनका जो प्रॉपर ड्रिल होता है उनको हम लोग सब विदा करते हैं पोस्ट के लिए, ये मान्यता है। और प्रतिदिन बाबा का कक्ष है, वहाँ पर भोजन प्रसादी प्रतिदिन लगता है, प्रतिदिन उनको ड्रेस तैयार उनका यूनिफॉर्म किया पूरा, जी हाँ, उनका बूट पॉलिश करके तैयार करके पूरा रखा जाता है। ये मान्यता है यहाँ। सियाचिन की रक्षा करते हुए ओपी बाबा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं वो ऐसी मान्यता रखते हैं कि वो आज भी सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हमारे सभी सैनिकों की रक्षा करते हैं, क्योंकि केवल दुश्मन से वहाँ पर लड़ाई नहीं होती है बल्कि मौसम से भी हमारे सैनिकों की लड़ाई होती है। एक एक करके अब सब यहाँ पर आरती में शामिल हो रहे हैं। इस टुकड़ी को अब सियाचिन ग्लेशियर में इंडक्ट होने के लिए जाना है, वहां पर तैनाती के लिए यहां से निकलना है। ओपी बाबा की, भारत माता की। ये ओपी बाबा का निवास स्थल है, जहां पर जैसे हर सैनिक कहीं पर भी उनकी तैनाती होती है तो वहां निवास भी होता है। तो ओपी बाबा का निवास ये है जहां उनका यूनिफॉर्म, उनके जूते, उनका बेडिंग सब कुछ है। तो उनको रिपोर्टिंग करके, एक सीनियर अधिकारी की तरह उन्हें रिपोर्टिंग करके तब सैनिक इंडक्शन के लिए निकलते हैं। और जब वापस आते हैं तब भी आकर के बाबा को यहाँ रिपोर्ट देते हैं, हम लोग ठीक ठाक से आ गए हैं, कोई समस्या नहीं हुई। और बाबा की इतनी महिमा है कि यहाँ पर जितने भी कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई शारीरिक कोई कष्ट हो, सभी को बाबा दूर करते हैं और हम लोगों को आत्मबल मिलता है। ये जो हिस्सा है ये ओपी बाबा मंदिर से लगा हुआ, यहीं से फिर सियाचिन ग्लेशियर की आगे शुरुआत हो रही है और ये सैनिक जो यहाँ से निकल रहे हैं इंडक्शन के लिए ग्लेशियर में, वो सब यहीं से आप देखेंगे कि यहाँ पर रोप से एक दूसरे से बंधकर ये आगे की ओर यहीं से निकलेंगे। भक्ति की भाव विभोर करने वाली तस्वीरों के बाद हम आगे बढ़े उस वॉर मेमोरियल की तरफ, जहां पर इस क्षेत्र में आने वाले जो भी योद्धा तैनात होते हैं और देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उन्हें हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी सोच के साथ हमारे सैनिक जो हैं, हमारे योद्धा हैं, वो तैनात रहते हैं यहाँ की कठिन परिस्थितियों में भी। ये सियाचिन का वॉर मेमोरियल है और यहाँ पर भले ही आम नागरिक बेस कैंप होने के कारण सुरक्षा कारणों से नहीं आ सकते हैं, लेकिन बेस कैंप का ही एक हिस्सा सामान्य नागरिकों के लिए भी खुला है, जहां पर आप आकर वॉर मेमोरियल में दर्शन कर सकते हैं। ओपी बाबा का एक मंदिर का प्रारूप वहां पर स्थापित किया गया है। सैनिक किस तरह से रहते हैं, उन सारी चीजों को वहां पर चित्रित किया गया है, क्योंकि भारतीय सेना ये समझती है कि जो आम जनता है वो भी देखना चाहती है कि किन परिस्थितियों में यहाँ पर तैनाती है। ये हर देश प्रेमी का तीर्थ क्षेत्र है। ये श्रद्धा की वो भूमि है जहां पर जिन पराक्रमियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उन सब के नाम इंगित हैं। हम इस समय सियाचिन वॉर मेमोरियल पर मौजूद हैं और हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सियाचिन युद्ध स्मारक
उन सभी भारतीय सैनिकों के याद में श्रद्धांजलि के स्वरूप में बनाया गया, जिन्होंने इस सियाचिन ग्लेशियर की ऊंची श्रृंखलाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस सियाचिन वॉर मेमोरियल का जो बनावट है वो इजराइल के नेतान्या शहर में एक युद्ध स्मारक है, उससे प्रेरित हुआ है, जिसका नाम है ऑल सोल्जर्स गो टू द हेवन। सभी सैनिकों का आवास स्वर्ग है। तो देखिए, ये बेस कैंप से लगता हुआ हिस्सा है, यानी कि भारत की सरहद, जहां तक अब आम लोगों को आने की इजाजत है। आम लोग जो जानना चाहते हैं सियाचिन में कैसी परिस्थितियां हैं, हालांकि ग्लेशियर पर जाइए अभी भी माइनस में तापमान है, हम आगे की तरफ भी बढ़कर वो सारी चीजें जरूर देखते हैं, लेकिन यहाँ तक आ पाना, यहाँ से सामने ग्लेशियर को अपनी आंखों से देख पाना, इस तरह से सियाचिन में किस तरह से सोल्जर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं, वर्दी कैसी होती है उनकी, वो सारी चीजें यहाँ पर देख पाना और अपने सैनिकों को सलाम कर पाना। देखिए, यहाँ पर जो मेमोरियल, वॉर मेमोरियल आपको दिख रहा है, सामने ही एक ऐसा म्यूरल जहाँ एक महिला और 2 छोटे बच्चे तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ एक सैनिक है जो नहीं है, पर वो सैनिक हमारे आपके लिए है, उनके परिवार का एक सदस्य है। हम समझ सकते हैं कि ऐसा हो जैसे एक आस्था का स्थल हो, मंदिर हो आप लोगों के लिए। चप्पल उतार कर आप लोग ऊपर गए, कहाँ से आए? आस्था का स्थल है हमारे लिए। हम महाराष्ट्र से है, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर। जी, संभाजी नगर, राइट। मैं देख रही थी कि आप लोग बहुत भावुक हो रहे थे ऊपर। जी, ये आस्था का स्थल मतलब कैसे लोगों ने जाने दी है, और ये एक वॉर मेमोरियल है। देश के लिए जान देना तो बड़ी बात है ना। सियाचिन तक आ पाना अभी तक किसी के लिए संभव नहीं था। 1 साल से खोला गया है ये हिस्सा। उस समय से क्या सोच रहे थे आप लोग कि आए? हम बहुत साल से सोच रहे थे कि आए। बहुत सालों से ये दिलो दिमाग में भी ऐसे था कि जो लोग जाने देते हैं, जो लोग सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह पे एकदम ऐसी मुश्किल जगह है जहाँ पर रुकना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर रुकते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की सांस लेते हैं घर में। एक बार उस जगह को जाकर देख ले। भारत के सबसे उत्तरी छोर की से जब आप उस सीमा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो पहला गांव है, जो इंदिरा कोल के बाद सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर के साथ जो पहला गांव वारशी, एक ही परिवार यहां पर रहता है। सबसे उत्तरी जो पोलिंग बूथ लगा इलेक्शन कमीशन द्वारा इस बार, वो यहीं पर लगाया गया और इस बूथ में 100% वोटिंग हुई। एक ही परिवार के 5 सदस्य जिनका नाम था, सबने वोट किया था। हाँ जी मैम। यहाँ पर आप लोग का घर भी है और यहाँ पर आप ने जो यहाँ पर लोग जा रहे हैं उन सब के लिए एक छोटा सा कैफे भी खोल रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग आते रहते हैं आजकल? हाँ जी, अभी कुछ ही दिन हो गया है शुरू करके। अच्छा, आ रहा है थोड़ा बहुत। आ रहे हैं लोग? हाँ जी, हाँ जी। ये कैसा है लाइफ यहाँ पर बॉर्डर पर? बहुत टफ भी है और बहुत मतलब रिलैक्सिंग भी है, मतलब एज कम्पेयर टू सिटी लाइफ से मतलब बहुत अच्छा है। पर अच्छा है, लोगों को कहेंगे कि आए बॉर्डर? हाँ जी, बिल्कुल आइए, बेस कैंप का विजिट करिए। जी, बेस कैंप अब क्योंकि लोग कर सकते हैं, उसके बाद से ज्यादा लोग आ रहे हैं। हाँ जी, वरना सिर्फ फौजी गाड़ियाँ। हाँ, मतलब 2018-19 में मतलब टूरिस्ट ओपन हुआ बेस कैंप के लिए, तो उससे मतलब टूरिस्ट मतलब धीरे धीरे आने लगे। सियाचिन ग्लेशियर पर एक बोर्ड है, उस पर लिखा है कि यहाँ पर हमसे मिलने वही आते हैं जो या तो हमारे कट्टर दुश्मन है या फिर बहुत अच्छे दोस्त। बहरहाल, आपके सबसे अच्छे दोस्तों से यानी भारत के उन सैनिकों से हमने आपकी आज मुलाकात करवाई है और यहाँ इस बॉर्डर का पूरा हाल भी आपको दिखाया है। अभी के लिए इतना ही। अभिमन्यु शर्मा, कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।